हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। तो अभी रिसेंटली हम जानते हैं म्यांमार मिलिट्री कू या फिर माली मिलिट्री कू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। ऐसे समय पे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंडिया में क्या कभी मिलिट्री कू पॉसिबल है, क्योंकि काफ़ी जो जगह होती हैं जहाँ पे मिलिट्री कूज होते हैं या फिर हो रहे हैं, सिमिलर सिचुएशंस इंडिया में क्रिएट हुई है, बट इंडिया में कभी भी मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं आई। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। प्लस अगर आपको माली और म्यांमार के क्यू के बारे में ज़्यादा और जानना है तो उसकी लिंक वीडियो के एंड में दे दी जाएगी। हमने लास्ट वीडियो उसी पे बनाया था। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एक कू क्या होता है। तो कू डिटैट ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ अ सडन वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ एन एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप। तो इसका प्रीरिक्विजिट ही ये होता है या फिर इसकी ज़रूरत ही ये होती है कि कंट्रोल ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, द पुलिस एंड अदर मिलिट्री एलिमेंट्स, राइट, जिसके वजह से आप ओवरथ्रो कर सके या फिर आर्मी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आर्मी और मिलिट्री इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि गवर्नमेंट के डिसीजंस को वह इन्फ्लुएंस कर सके या फिर लोगों के जो ओपिनियंस है उनको वो इन्फ्लुएंस कर सके और गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सके। रिवोल्यूशन से ये काफ़ी अलग होते हैं क्योंकि रिवोल्यूशन में आप एक्चुअली फंडामेंटल बेसिक चीज़ें चेंज करने की कोशिश करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री। बट कू में सिर्फ टॉप में जो है पावर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, राइट। गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट का रिजीम है जो कि सिविलियन के फेवर में नहीं है या फिर जिनसे हैंडल नहीं हो रही है चीज़ें, सिंपली वहाँ से लेके वो मिलिट्री के हाथ में जाएगा। पर बेसिक चेंजेस होना इज़ नॉट नेसेसरी इन सच काइंड ऑफ कू। तो 2003 का रिव्यू ऑफ द एकेडमिक लिटरेचर ने ये बताया है कि फॉलोइंग आर सम रीजंस जिसके वजह से कूज यूजुअली होते हैं। तो मैंने कुछ रीजंस हाईलाइट किए हैं, बाकी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सारे ही काफ़ी इंटर रिलेटेड रीजंस हैं, जैसे कि मिलिट्री पॉपुलैरिटी या फिर इकोनॉमिक डिक्लाइन जिसकी वजह से सिविलियन गवर्नमेंट उसकी पॉपुलेशन की लाइफ्स को बेटर नहीं कर पा रहे हैं, कोल्यूजन विद अ फॉरेन मिलिट्री पावर या फिर नॉन इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन जिससे कि डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की जैसे सिचुएशंस क्रिएट हो, या फिर रिजीम लेजिटिमेसी एंड पास्ट कूज जैसे अगर लोगों को लगता हो कि फ्रॉड है गवर्नमेंट, ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है, डिक्टेटरशिप है, और अगर पास्ट में ऑलरेडी कूज हो चुके हैं तो उसके चांसेस भी और बढ़ जाते हैं। और लास्ट बट मुझे लगता है दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजंस, कॉलोनियल लेगेसी। तो हम जानते हैं कि जितने भी अभी मैक्सिमम कूज हो रहे हैं इवन इन 21st सेंचुरी अगर हम देखें तो वो ऐसी कंट्रीज़ में होते हैं जो अर्स्ट वाइल कॉलोनीज़ रह चुकी है यूरोपियन पावर्स के अंडर, और ये मैक्सिमम होते हैं अफ्रीका में, साउथ एशिया या फिर साउथ ईस्ट एशिया में, या फिर लैटिन अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका में। तो ये अगर आप मैप देखें तो देख सकते हैं किस तरीके से ऑलमोस्ट एंटायर अफ्रीका इज़ डिवाइडेड इनटू यूरोपियन पावर्स, एंड अफ्रीका राइट नाउ इज़ द कॉन्टिनेंट जो सबसे ज़्यादा रिडन है इंस्टेबिलिटी से, राइट। और इस इंस्टेबिलिटी की वजह से क्या हो जाता है कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि एजुकेशन होता है, हंगर होता है, पॉवर्टी होता है, उनके तरफ कम ध्यान दिया जाता है। अब कॉलोनियल लेगेसी की वजह से ये चीज़ें क्यों हुई है, हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, तो जब जब इन इम्पेरियल पावर्स ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया किसी पर्टिकुलर कंट्री में, हम जानते हैं बाय मिड 20th सेंचुरी काफ़ी कंट्रीज़ जो थी वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंस अपना पा चुकी थी। बट व्हेन दे लेफ्ट, व्हेन फॉर एग्जांपल व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इन इंडिया, वी नो कि हमें कुछ बहुत अच्छी हालत में उन्होंने नहीं छोड़ा था। बहुत ज़्यादा रादर पार्टीशन के वक्त केओस हो चुका था और बहुत ही ख़राब सिचुएशंस हुई थी, और ऑलमोस्ट काफ़ी जगहों पे जहाँ जहाँ से कॉलोनीज से पावर्स गई इसी तरीके की सिचुएशंस हुए, डिवाइड एंड रूल हुआ था, जिसके वजह से स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इनहेरिट नहीं हो पाए थे, सिस्टम्स इन प्लेस नहीं थी, गवर्नमेंट्स जो थे वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, जिसके वजह से कू लाइक सिचुएशंस क्रिएट हुए। और 1950s और 60s की अगर हम बात करें तो इंडिया में डिक्टेटरशिप इम्पॉसिबल नहीं थी। रादर 1967 के जो जनरल इलेक्शंस थे उस समय पे काफ़ी लोग ये बोलते थे कि ये इंडिया का लास्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा था? तो पहली बात तो अनफॉर्चुनेटली 1967 इलेक्शन में हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, राइट। 3 टर्म कांग्रेस के ऑलरेडी हो चुके थे। वो 3 टर्म कांग्रेस हमेशा एक लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे आई थी, इंडिपेंडेंट लार्जेस्ट पार्टी, राइट। बट उसके बाद 1967 के इलेक्शन के टाइम पे भी हमने ये देखा था कि काफ़ी जो है इंटरनल स्ट्राइव्स थी कांग्रेस के बीच में, सीनियर लीडरशिप और जूनियर जो नए एंट्रेंट्स थे उनमें काफ़ी
हम बोल सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हुआ करते थे, स्टेबल नहीं थी कांग्रेस पार्टी, जिसके वजह से इसका इफेक्ट पड़ेगा गवर्नमेंट फॉर्मेशन पे और गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी। ये एक वन ऑफ द रीज़न माना जाता था कि कंट्री मे फॉल इनटू केओस। प्लस उस समय पे हमारा जो था ग्रीन रिवोल्यूशन के जो हम बोल सकते हैं रिजल्ट्स जो थे वो अब तक आए नहीं थे, सीड्स अभी बस सो करना हमने शुरू किया था। तो हमारे यहाँ पे हंगर की प्रॉब्लम थी, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी, और इसीलिए बोला जाता था कि वी मे गो इनटू द कू। बट ऐसा नहीं हुआ और हमने सारे ऑड्स को बीट किया। कैसे? सबसे पहले कुछ लोग बोलते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी हाईली डिसिप्लिन्ड और हाईली प्रोफेशनल थी, इसके वजह से ये कभी हुआ नहीं। बट इन थ्योरी हमेशा यही एक रीज़न नहीं हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भी सेम ट्रेडिशन से निकला है। पाकिस्तान की आर्मी भी काफ़ी डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल हुआ करती थी, राइट, बिफोर दे फेल इनटू करप्शन। तो और कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि प्रिसाइजली क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी भी इतनी स्ट्रॉन्ग और हाईली प्रोफेशनल थी, वो लोग सिर्फ देखते नहीं बैठ सके कि जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो कितनी इनकम्पिटेंट है और पूरी कंट्री केओस में जा रही है, और दे डिसाइडेड कि उन्हें अभी टेक ओवर करना चाहिए, राइट। अब पाकिस्तान के ही केस स्टडी के थ्रू हम सीखेंगे कि इंडिया में सिचुएशन किस तरीके से अलग थी और पाकिस्तान में किस तरीके से अलग। ये केस स्टडी हम इसलिए लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि वी आर बॉर्न आउट ऑफ अ सेम अनडिवाइडेड कंट्री, राइट। सेम सिचुएशंस के थ्रू हम गए थे उस समय पे, और जब इंडिपेंडेंस हुआ, पार्टीशन हो गया, उसके बाद दोनों कंट्रीज़ में सिचुएशंस चेंज हुई। तो अनडिवाइडेड इंडिया से अगर हम शुरू करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो पाकिस्तान ने अनडिवाइडेड इंडिया से इनहेरिट किया पार्टीशन के वक्त, वो था हाईली प्रोफेशनल आर्मी जो कि अनडिवाइडेड पंजाब से आई है, राइट। हम जानते हैं कि उस समय पे भी पंजाब से आए हुए जो भी यूनिट्स थे वो कितने स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल हुआ करते थे, राइट। बट अगर इंडिया में हम देखें तो हमने भी आर्मी इनहेरिट की थी विच वॉज प्रोफेशनल, बट मोर ओवर कांग्रेस पार्टी हमारे यहाँ पे थी जो कि हाईली इवॉल्व और ड्यूरेबल ऑर्गेनाइजेशन थी। 1885 से हम जानते हैं कांग्रेस का फॉर्मेशन हो गया था, और किस तरीके से डाउन ट्रोडन लोगों से लेके मासेस, सारे मासेस को इन्वॉल्व करना, जो भी अपर एलिट्स होंगे या फिर डाउन ट्रोडन लोग होंगे, सबको उन्होंने इन्वॉल्व किया था अपने स्ट्रगल में धीरे धीरे। इसी को हम कांग्रेस पार्टी के स्ट्रगल का एवोल्यूशन भी बोलते हैं। बट अगर हम मुस्लिम लीग की बात करें तो वो जिन्ना और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी इससे ज़्यादा इवॉल्व नहीं हो पाई थी, और उनका मेन एजेंडा हमेशा बस ये रहा है कि हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए अलग कंट्री होनी चाहिए। पहले उनका था सेपरेट इलेक्टोरेट, फिर उनका था कि सेपरेट कंट्री चाहिए। तो ऑल इंक्लूसिव एजेंडाज उनके हमेशा नहीं रहे हैं, जिसके वजह से एक बहुत ही डेंजरस स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया था पाकिस्तान में, और स्पेशली आफ्टर जिन्नाज डेथ इन 1948। तो यहाँ पे एक्चुअली एक स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जिससे कि हम एक ग्लिम्स डाल सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान मिलिट्री कू में फॉल हुआ था, अदर दैन दीज ऑलरेडी डिस्कस्ड रीज़न। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप जो थी वो पाकिस्तान में अचानक से नहीं हुई थी, राइट। 1958 में मिलिट्री डिक्टेटरशिप हुई थी, पहला कू हुआ था। तो इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि अर्ली 50s में, इवन लाइक इन इंडिया, पाकिस्तान भी काफ़ी केओस में था, रादर ज़्यादा केओस में था, राइट। उन्होंने उनकी लीडरशिप उतनी स्ट्रांग नहीं थी उस समय पे, जिसके वजह से काफ़ी रायट्स होते थे। तो ऐसे ही लाहौर में रायट्स हुए थे, और वो रायट सिविलियन अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो फाइनली आर्मी को बुलाया गया था, और आर्मी ने बहुत ही एफिशिएंटली वो सारे रायट्स को कंट्रोल किया। पर विदड्रॉ होने से पहले उन्होंने अपना जो स्टे है आर्मी ने वो 2 दिन और बढ़ाने की रिक्वेस्ट की। एंड इन दोज फ्यू डेज जो भी उनको दिन मिले थे, आर्मी ने पूरी सिटी को क्लीन किया, पब्लिक बिल्डिंग्स को पेंट किया, रोड्स रिपेयर किए, अनऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर्स या फिर अतिक्रमण जो है उन्हें हटाया, ट्रीज़ प्लांट किए, वो सारी चीज़ें की जो कि सिविलियन गवर्नमेंट ने अब तक इग्नोर करी थी। जो सिविक टास्क होने चाहिए थे वो आर्मी ने किए, और ये टास्क कंप्लीट होने के बाद आर्मी शांति से विदड्रॉ हो गई थी, और सिविलियन गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ दे दिया गया था। और जब आर्मी गई तो लाहौर वॉज लुकिंग एज क्लीन एज एनी आर्मी कैंटोनमेंट, राइट। लाहौर इतना क्लीन दिख रहा था और इतना ऑर्गेनाइज्ड दिख रहा था, जिसके वजह से सिविलियंस जो थे उनका भरोसा आर्मी पे ज़्यादा हुआ, आर्मी ने उनके मन जीत लिए थे, हम ये बोल सकते हैं।
तो धीरे धीरे इसी तरीके की सिचुएशंस आते गई। ये तो अब एक एग्जाम्पल था। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्मी का इन्फ्लुएंस अब धीरे धीरे बढ़ते गया, क्योंकि वो ज़्यादा एफिशिएंट थी दैन द सिविलियन गवर्नमेंट। तो फाइनली जब 1958 में ये देखा गया कि पॉलिटिकल कैओस हो चुका है कंट्री में, आर्मी ने सीधे मार्शल लॉ डिक्लेयर किया और गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया। और उस समय पे एक्चुअली काफ़ी सिविलियंस इसमें खुश हो गए थे कि अब अगर आर्मी आई है तो ज़्यादा ढंग से सारी चीज़ें हैंडल होगी। और what happened later was a bit similar to what people thought, right? काफ़ी रिमार्केबल नेशनल डेवलपमेंट देखा गया था अंडर जनरल अयूब खान, बट सून लेटर मिलिट्री गवर्नमेंट जो थी वो भी करप्शन में फंस गई। और अब तो हम जानते हैं कि इतने सालों बाद पाकिस्तान को यूजुअली फेल्ड स्टेट की कैटेगरी में देखा जाता है, जो कि यूजुअली ऐसे होता है। अगर आपकी गवर्नमेंट, सिविल गवर्नमेंट अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो इस तरीके की चीज़ें ज़रूर होती है, which is definitely not the case in India, right? But अगेन ये चीज़ें हमें ऐसे के ऐसे ब्रिटेन से नहीं मिली हैं, हमने इसमें डेलिबरेटेड चेंजेस किए थे। जैसे कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी दोनों ही सेम ट्रेडिशन से बॉर्न हुए थे। कमांडर इन चीफ जो होते थे आर्मी के, वही डी फैक्टो डिफेंस मिनिस्टर भी होते थे। मतलब डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट किसी इलेक्टेड इंसान को नहीं मिलती थी, किसी इलेक्टेड मिनिस्टर को नहीं मिलती थी, तो वो डी फैक्टो चीफ होते थे और वो सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन होते थे इन हायरार्की आफ्टर द वायसरॉय हिमसेल्फ। बट ये इंडिपेंडेंस के पहले की बात थी, और इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें बदलने लग गई इंडिया में। तो सबसे पहले तो नेहरू ने कुछ स्टेप्स लिए थे। इसका क्रेडिट हम नेहरू को दे सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कुछ डेलिबरेट स्टेप्स लिए। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आर्मी जो होगी, उस आर्मी या फिर मिलिट्री जो होगी, उसका एक फर्मली सबऑर्डिनेट रोल होगा टू सिविलियन अथॉरिटी, राइट? क्योंकि जो सराउंडिंग केओस थे वो देख रहे थे और उसमें से हमने हमारी कंट्री में काफ़ी चेंजेस लाए। तो सबसे पहला स्टेप, वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप रादर, जो लिया गया था कि जो तीन मूर्ति हाउस है, अभी भी हम जानते हैं कि तीन मूर्ति हाउस में प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, राइट? या फिर वो प्राइम मिनिस्टर का हाउस हुआ करता था। बट ट्रेडिशनली ये आर्मी चीफ का हाउस हुआ करता था, राइट? तो जवाहरलाल नेहरू ने ये बदला और वो प्राइम मिनिस्टर को असाइन किया, विच वॉज ए स्मॉल स्टेप, बट दिखा दिया गया था कि सिविलियन अथॉरिटी इज़ द सुप्रीम। देन नेक्स्ट केम अ सीरीज ऑफ बजट कट्स। अब उस समय पे हम जानते हैं ब्रिटेन ने बहुत अच्छे हालत में कंट्री नहीं छोड़ी थी, तो हमें काफ़ी रीऑर्गेनाइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा था, तो जिसकी वजह से काफ़ी बजट कट्स भी हुए थे, जिसमें आर्मी ऑफिसर्स का भी जो सैलरीज थी उनको कट कर दिया गया था। तो उस समय पे इंडिया के जो फर्स्ट आर्मी चीफ थे मार्शल करियप्पा, उन्होंने पब्लिकली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया था और उस समय पे उन पे काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेके दिखा दिया गया था कि मिलिट्री का जिन चीज़ों में कंसर्न नहीं है उनमें उन्होंने ध्यान नहीं देना चाहिए। तो दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। ऐसे काफ़ी सारे डेलिबरेट स्टेप्स लिए गए थे, राइट? एक रिंग फेंस क्रिएट करने के लिए, मतलब कंटेन करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को। और इसकी एक फ्रेश अर्जेंसी भी पाई गई थी 1958 में, जब हमारे नेबर पाकिस्तान में मिलिट्री कू चल रहा था। तो फिर क्या स्टेप्स लिए गए? तो एथनिक कंपोजिशन जो था आर्म्ड फोर्सेस का, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया गया ताकि कोई सिंगुलर एजेंडा ना हो। या फिर सेटिंग अप रगड कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। प्रेसिडेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जो है सिविल और मिलिट्री अथॉरिटीज़ में, उसे भी चेंज किया गया और सिविल अथॉरिटीज़ को हमेशा ऊपर रखा गया। देन पेइंग क्लोज अटेंशन टू प्रमोशंस एंड क्रिएटिंग ए काउंटर बैलेंसिंग पैरामिलिट्री फोर्स, जो कि हमेशा होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। Then by the 1970s, Indian armed forces had finally been rendered coup-proof. अब बोला जाता था कि इंडिया में कभी कू नहीं हो सकता है। और एट द सेम टाइम हमारे जितने भी साउथ एशियन नेबर्स थे उनमें या तो मिलिट्री कू हो चुका था या फिर अटेम्प्ट हो चुका था, राइट? बट इन्हीं डेलिब्रेशन एक्शंस की वजह से इंडिया हमेशा बचा रहा है। और अभी भी हम देखते हैं कि हमारा किस तरीके से बहुत ही सिस्टमैटिक है हमारी आर्मी और मिलिट्री जो भी है, और मिलिट्री कू पॉसिबल नहीं है। बट दिस इज़ नॉट समथिंग जस्ट हैपेंड, राइट? इसके लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए थे और काफ़ी राइट डायरेक्शन में ये स्टेप्स लिए गए थे, क्योंकि पॉपुलेशन के बेटरमेंट के लिए एक सिविल अथॉरिटी होना ज़रूरी होता है ज़्यादा देन मिलिट्री अथॉरिटी। क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट एक मिलिट्री अथॉरिटी जो होती है, इट एंड्स अप बीइंग ए डिक्टेटरशिप, राइट? क्योंकि पाकिस्तान में भी हमने केस स्टडी में यही देखा कि मिलिट्री केम विथ गुड इंटेंशंस, पहले लोगों के लिए सब सही चल रहा था, बट लेटर परवेज़ मुशर्रफ वगैरह के टाइम पे इट लिटरली टर्न्ड इनटू ए डिक्टेटरशिप।
तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लगी हो। ये जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी मैक्सिमम क्वाड्स इंडिया से ली गई थी, वेबसाइट से, स्कॉलर आर्टिकल्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिए होते हैं। आई होप यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।